Which statements accurately reflects the principle of division of labor in Taylor's classical organizational theory? Again, division of labor. मैंने बहुत बार आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है. What is division of labor? It encourages employees to perform a wide variety of tasks. It assigns work based on specialization and area of interest for maximum productivity. It promotes frequent rotation of employees through the different job roles. It emphasizes the reduction of hierarchical level. Very straightforward answer. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जब आप एम्प्लॉयज को डिवाइड करते हो कि आप एचआर में स्पेशलाइज्ड हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर से रिलेटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is primarily this primary distinction between single loop learning and double loop learning? Important question. अब इससे रिलेटेड आपको ऑथर पूछा जा सकता है. सिंगल लूप डबल लूप लर्निंग का मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है. सिंगल लूप डबल लूप लर्निंग का डिस्टिंक्शन जिस तरीके से इस क्वेश्चन में ऐसा एग्जाम में आ सकता है. तो सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग. सिंगल लूप लर्निंग फोकसेस on changing culture, while double loop learning focuses on routine improvements. Single loop learning involves changing governing variables before action, while double loop learning questions underlying assumption. Single loop learning is about minimizing error, while double loop learning emphasizes questioning the fundamental values. Single loop learning aims to achieve known objectives without changing basic assumption, while double loop learning reevaluates the nature of the organization's objectives and values. कौन मुझे करेक्ट बताएगा? करेक्ट आंसर सिंगल लूप लर्निंग, डबल लूप लर्निंग. पहले तो ये बताएं किसने दिया है. हु हैज गिवन सिंगल लूप लर्निंग, डबल लूप लर्निंग? Those who have answered option number D is correct. D is the correct option here. Now please understand what is single loop learning, what is double loop learning. Single loop learning has a one feedback cycle. A problem occurs and these problems are usually resolved through routine way. Given set of steps would be there, given already known objectives would be there. So you are resolving the problem as per the already defined criteria. सेल्स नहीं हो रही है, मैनेजर ने कहा ट्रेनिंग ले लो, मैनेजर ने कहा ये वाला मेथड यूज कर लो जो ऑलरेडी डिफाइंड है. लेकिन डबल लूप लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉजुअल लर्निंग, वेयर real causes are found out and it may result in even reevaluating or redesigning organization's objective and values. Highly expected question in your exam. Is this clear? Now governing variables are for double loop learning. It's not changing. Single loop learning में governing the variables नहीं होता है. सिंगल लूप लर्निंग में चेंजिंग द कल्चर नहीं होता है. सिंगल लूप लर्निंग के अंदर में मिनिमाइजिंग द एरर्स नहीं होता है. इट इज लाइक रिमूवल ऑफ द एरर होता है, लेकिन फंडामेंटल चेंजेस जो होते हैं, क्वेश्चनिंग द फंडामेंटल वैल्यूज भी नहीं कहेंगे हम, बेसिक वैल्यूज नहीं, बट उसका कल्चर. ठीक है, ये मिनिमाइजिंग एरर नहीं है, रिमूवल ऑफ एरर है. ठीक है, यही एक डिफरेंस है ऑप्शन नंबर सी में. हाँ हर्षनी, यही तो चीज है. सारे क्वेश्चंस आपको, सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हैं, ऐसे ही लगेंगे एग्जाम में. सी सिंगल लूप लर्निंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास में जो प्रॉब्लम आई है, मैं उस प्रॉब्लम को गिवन रूटीन फॉर्म वे, गिवन ऑब्जेक्टिव जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का है उसी को ध्यान में रखते हुए एक रूटीन फॉर्म में ही मैंने इंप्रूवमेंट करने हैं. मैनेजर को कहा मेरे सेल्स नहीं हो रहे, मैनेजर ने कहा नहीं हो रहे, ट्रेनिंग ले लो ना, सीख लो, आप किसी सीनियर के साथ चले जाओ. जो यूजुअली फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिंगल लूप लर्निंग के थ्रू प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है. डबल लूप लर्निंग है, मैनेजर से कहा सर सेल्स नहीं हो रही, तो सर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आप प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, क्या प्रोडक्ट मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, क्या हमें डिजाइन भी चेंज करना चाहिए. सो इट इज लाइक आप रीवैल्यू कर रहे हो.
ठीक है, कॉज देखेंगे, दैट इज डबल लूप लर्निंग। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हाईली एक्सपेक्टेड है, देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन एग्जाम। Which type of conflict is described by Coué-Levin occurs when a person has to choose between the two attractive alternatives? Two attractive, दोनों भी उसको मतलब अच्छे हैं, दोनों में फायदा है, लेकिन उसको एक सेलेक्ट करना है। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट? इंट्रापर्सनल गोल्स। जब मेरे खुद के गोल्स में मेरा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिफरेंट अप्रोच। यस, वेरी गुड। सो आंसर फॉर दिस इज अप्रोच। आई बिलीव दैट इज द इनफ एक्सप्लेनेशन, रिक्वायर्ड नहीं है। अप्रोच यानी दो पॉजिटिव, अप्रोच अवॉइडेंस यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव। अवॉइडेंस अप्रोच का मतलब होता है कि दोनों ही केस में एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन दोनों के ही आपके नेगेटिव फैक्टर्स है, दैट इज अवॉइडेंस। नेक्स्ट, Coué-Levin's action research approach involves a continuous cycle of, again this is highly expected question, ये आपको मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में हम क्या एक्शंस लेते हैं। ठीक है, ये मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल आपको कंटिन्यूस साइकिल बताना है एक्शन रिसर्च की। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। डबल अप्रोच अवॉइडेंस में क्या होगा सैंडी? जो भी ऑप्शन होंगे ना, डबल अप्रोच अवॉइडेंस, दोनों में उसके पॉजिटिव, यानी एक गोल है, दो गोल्स हैं, दोनों के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर, सीक्वेंस बताना है, द ऑप्शन इज सी, प्लानिंग, टेकिंग एक्शन, गैदरिंग द फैक्ट्स अबाउट द रिजल्ट। वेरी वेरी सिंपल, कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई बिलीव सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, decision making process can be broken down into 3 sequential steps. Again expected question है, match the following में पूछा जा सकता है, arrange into the sequence पूछा जा सकता है, या किस पर्टिकुलर स्टेप का क्या मीनिंग है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हर्बर्ट साइमन के हिसाब से कौन सी एक्टिविटी, कौन सी 3 एक्टिविटी, आई हैव टॉट दिस इन क्लास। वेरी गुड, सो दोज हु हैव आंसर्ड बी, वेरी करेक्ट, राइट। इंटेलिजेंट एक्टिविटी है, डिजाइनिंग एक्टिविटी है एंड चॉइस एक्टिविटी है, राइट। सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 3 basic characteristics of an effective organizational structure as advocated by Peter Drucker. So in order to have an effective organization, Peter Drucker कहते हैं कि 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करते वक्त या डिजाइन करते वक्त, उसका स्ट्रक्चर बनाते वक्त होने चाहिए। वो कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पीटर डकर ने दी है? CID, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेशन, आगे आगे ये मैंने आपको थ्योरीज में पढ़ाया है, क्लास में पढ़ाया है, इफ यू रिमेम्बर। नहीं, पीटर डकर का बताना है आपको। प्लीज गो थ्रू दिस अगेन, इसका कंटेंट आप पढ़ेंगे। वेरी गुड सैंडी, यू आर करेक्ट, सैंडी इज करेक्ट। लग रहा है सैंडी ही केवल पढ़ के आए हैं। पीटर डकर के हिसाब से organizational structure will be effective if you focus on performance. There are minimal managerial levels and training is provided. It's not bureaucracy, it's not decentralization, it's not. So wordings, the term they have given, आपको उन्हीं पे focus करना है। ठीक है, let's move to the next. Now this centralization, decentralization की बात करी थी उन्होंने, in what form? Peter Drucker advocated concept of federalism in management. What does federalism in management refers to? Very good. Good. The answer is option number C, centralized control in a decentralized structure. Right. Good. Enjoying the questions? समझ में आ रहा है? मतलब मुझे ये जानना है, ना ही क्वेश्चन ज्यादा मतलब
बहुत लेंदी हैं, ना ही ज्यादा क्वेश्चंस घुमा के पूछे हुए हैं, बट आई बिलीव दैट दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज। क्वेश्चन आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन आपको रिलेट कर पा रहा है जो भी आप पढ़ के आए हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द लेवल इज, जो आप, आई बिलीव एवरीवन इज ट्राइंग टू मैच द एनटीए लेवल। जो लोग मेरे पास में ऑलरेडी पढ़ते आए हैं वो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एनालाइज कर पाएंगे कि ये एक्चुअली एनटीए लेवल के। फिलहाल मैंने जो क्वेश्चंस डाल रखे हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मैंने वो क्वेश्चंस डाले ही नहीं है स्टेटमेंट ए बी सी डी। तो टाइम के साथ में, अब जैसे कल का है, कल वाले इसमें थोड़ा सा लेवल आई विल इंक्रीज इट, क्योंकि सेम टॉपिक है। सो आई विल इंक्रीज द लेवल, आई विल हैव मोर हायर लेवल क्वालिटी क्वेश्चंस, ताकि वो कंसेप्ट डेवलप हो, राइट। एवरी टाइम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी करेंगे, फर्स्ट क्लास में थोड़ा लोअर लेवल होगा, सेकेंड क्लास में हायर लेवल होगा, ठीक है। चलो, सो द आंसर फॉर दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, पावर दे रहे हो अपने टीम को, सबऑर्डिनेट्स को, जरूरत पड़ने पे उसे कंट्रोल भी ले लोगे, सेंट्रलाइज कर लोगे। जैसे हमारा इंडिया कंट्री हमारी जो है वो फेडरल कंट्री है। Which of the following is not the characteristic of dynamic system as seen from the system approach perspective? ये जो क्वेश्चन है ना, नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीएसयूज में ज्यादा पूछा जाता है। जिन्होंने पीएसयूज के एग्जाम देखे हैं ना, ये लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पीएसयूज में पूछते हैं। जिन्होंने पढ़ा है दे विल बी एबल टू आंसर, जो नहीं पढ़ते हैं उनको कंफ्यूजन होता है। तो जब सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे, स्टेबिलिटी और रिजिडिटी नहीं होती है, हम ओपन सिस्टम, सी एक क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, वो भी सिस्टम अप्रोच के ही है दोनों भी। क्लोज सिस्टम क्या कहता है, जबकि जो सी कैरेक्टरिस्टिक है, सी वाला जो है वो क्लोज सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि वो स्टेबल है, रिजिड रहता है, बाहर के एनवायरमेंट से डील नहीं करता है, ये तो आपके क्लोज सिस्टम में आता है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली, आपको सिस्टम अप्रोच पर्सपेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ओपन सिस्टम को ही कंसीडर करके आंसर करेंगे। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में क्लोज सिस्टम पूछा गया है तो ही आप उस प्रकार आंसर करेंगे, अदरवाइज एवरी टाइम व्हेन सिस्टम अप्रोच इज आस्क्ड, आपको ओपन सिस्टम कंसिडर करके करना है। ओपन सिस्टम यानी जो आपके अपने एनवायरमेंट से कनेक्ट करता है, अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, एनवायरमेंट से एनर्जी लेता है, एनवायरमेंट को इनपुट आउटपुट सब देगा लेगा, देयर इज गिव एंड टेक।